मॉर्निंग। स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में जो हमारा लेसन चल रहा है खंड ए का 12वां लेसन चल रहा है, और 12वें लेसन के साथ हमारा ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। पहले हम पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो भारत की जनसंख्या से संबंधित होगा। तो देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ, और ज्योग्राफी में जो लेसन है 12वां पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। तो पर्यावरणीय समस्याएं बेटा आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप सभी को पढ़ना है, और यही चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा है, ठीक है ना। पर्यावरणीय समस्याएं वही कौन कौन से प्रदूषण से किस प्रकार से प्रदूषण से पर्यावरण को हानि हो रही है। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है ना बेटा। तो ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं। तो मानव जीवन व उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है, कि मानव जीवन और मानव जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है। और पर्यावरण के साथ साथ हमें पर्यावरण की देखरेख भी करनी चाहिए, ठीक है ना। कि जब हम वायुमंडल से नीचे पृथ्वी पर धरातल पर जो देखते हैं, और धरातल पर हमें जो आवरण दिखाई देता है वो बेटा पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? एनवायरमेंट। कि वायुमंडल से जब पृथ्वी या धरातल की तरफ नीचे देखने पर जो आवरण दिखाई देता है वह आवरण पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में कुछ समस्याएं थी जिनको हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो प्रदूषण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्रदूषण अंग्रेजी शब्द है पॉल्यूशन। प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बेटा? पॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो मूल रूप लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। तो यहाँ हम जो पढ़ने चाह रहे थे वो हमारा था प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित करना बेटा। किसको? आवरण को। आवरण यानी हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रदूषण क्या कर देता है? दूषित कर देता है। वायु, जल एवं मृदा के जैविक, रासायनिक, ठीक है, वह जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश में प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो प्रदूषण की जो समस्याएं थी कौन कौन सी थी? कि वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल के जीवन युक्त भागों में संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? जैवमंडल कहते हैं। और इस जैवमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है वो पहला जो हो रहा है वायु प्रदूषण हो रहा है। कौन सा प्रदूषण हो रहा है? वायु प्रदूषण। अर्थात हवा में क्या फैल रहा है बेटा? प्रदूषण फैल रहा है। कहां पर फैल रहा है? हवा में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कि हवा में जब यह प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, कि हवा में जब यह प्रदूषण फैल रहा है, मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और मानव प्रभाव के साथ साथ यह है वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किस पर डालता है स्टूडेंट्स? वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि वायु में जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये बेटा कारखानों, चिमनियों, मोटर वाहनों से जो निकलता हुआ धुआं है, ये किस में फैल रहा है? हवा में फैल रहा है। और हवा में फैलते फैलते ये मनुष्य के अंदर फेफड़ों तक जा रहा है, जिससे मनुष्य को क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ वातावरण, वायुमंडल और जैवमंडल में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने चीन रेड अलर्ट की बात की थी कि वहां 30 नवंबर 2015 को चीन की जो सरकार है उसने वहां पर बेटा रेड अलर्ट जारी कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वहां पर धुंध से, कोहरे से इतना प्रदूषण फैल गया था कि जीवन जीना वहां संभव नहीं था। असंभव हो रहा था वहां पर जीवन जीना। तो फिर क्या किया? चीन की सरकार ने
कि दूसरी बार गहरी धुंध से लिपट गया क्या चीन, कब, 30 नवंबर 2015 को। चीन रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, चीन रेड अलर्ट की। तो 30 नवंबर 2015 को चीन में दूसरी बार गहरी धुंध से चीन पूरी तरह से लिपट गया। 23 शहरों की करीब 5,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुंध के आगोश में आ गया और चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। इसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन में कटौती भी पूर्ण रूप से बंद करनी पड़ी। सड़कों, वायुयान, हवाई जहाजों, ट्रेन, सबका बेटा आवागमन बंद करना पड़ा। ट्रकों का आवागमन बंद करना पड़ा और यही क्या था, चीन रेड अलर्ट था। ठीक है ना। इसी के साथ साथ फिर जो प्रदूषण फैल रहा है वो वायु प्रदूषण के बाद कहाँ फैल रहा है, जल में फैल रहा है बेटा। कहाँ पर फैल रहा है, जल में। जल प्रदूषण, देखिए बेटा जल में भी क्या करते हैं लोग बाग। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के बचाव और कुछ उपाय थे जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका। इसके साथ ही हम पढ़ने जा रहे हैं जल प्रदूषण। तो जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक विशेषताओं में ध्यान देना। जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिसमें मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है बेटा, जल प्रदूषण कहलाता है। कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिसमें मानव और समस्त जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में, जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में मानवीय गुणवत्ताओं में जो गिरावट आ रही है वो जल प्रदूषण के कारण ही आ रही है। प्रदूषित जल में विषाक्त पदार्थ डाल देते हैं बेटा। क्या डाल देते हैं, विषाक्त पदार्थ के साथ साथ कई बीमारी, जीवाणु व विषाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके कारण जलीय जीवों में मृत्यु और मनुष्यों में, जलीय जीवों की क्या हो रही है भाई, पानी में कोई विषाक्त पदार्थ डाल देंगे तो जलीय जीवों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मनुष्य में जो रोग फैल रहे हैं, हैजा है, पीलिया है, पेट के रोग है, ये सभी मनुष्य में भी हो जाते हैं। कौन कौन से रोग, हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड है या पेट संबंधित बीमारियां भी मनुष्य में हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग मानव में होने वाले 2/3 रोग, ऐसा माना जा रहा है कि आज भारत में होने वाले 2/3 रोग किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा, जल की वजह से हो रहे हैं। और जल में फैलता हुआ प्रदूषण बहुत ही घातक है, खतरनाक है। ठीक है ना। जल प्रदूषण देखिए, घरेलू वाहित जल, जैसे घरेलू वाहित जल की घर में जो हम जल उपयोग लेते हैं और उसके उपयोग में के बाद, जैसे कपड़े धोने के बाद, नहाने के बाद, या फिर और भी कोई जो जल हम उपयोग में लेते हैं घर, वो पानी भी बेटा जल को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो नदी नालों में मिलता है। कृषि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी जल में डाले जाते हैं। ठीक है ना, कि जल्दी से वो गल जाएं, इससे भी मनुष्य को नुकसान हो रहा है। औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो भी क्या है, समुद्रों के किनारे होती है, जल के किनारे होती है, जल स्रोतों के किनारे होती हैं। तो वो लोग भी अपना कूड़ा करकट, मवेशी अर्थात मरे हुए पशुओं को सबको कहाँ डाल देते हैं, नदी तालाबों के पास डाल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक व तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धियों से नदी झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश के 300 शहरों से प्रतिदिन लगभग 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ प्रति लीटर गंदे जल का प्रवाह नदी नालों में किया जाता है। यमुना, गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी अब उपयोग लायक नहीं रहा है। तो देखिए जल प्रदूषण में कि गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है ना, इन नदियों का जल भी अब उपयोग लायक नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कूड़े कचरे, मृत मवेशी पशुओं को, यहाँ तक कि बेटा कई बार घाटों के किनारे जो अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है उन लोगों को भी अधजला ही नदियों में फेंक दिया जाता है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी नदियों का भी जल वर्तमान में उपयोगी नहीं है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बेटा
संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध पानी के अभाव व डायरिया के कारण विश्व में 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। ठीक है ना, कि यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 2300 व्यक्ति प्रतिदिन डायरिया जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। और ये डायरिया जैसी जो बीमारी होती है, लूज मोशन जैसी जो बीमारियां होती हैं, ये जल की कमी के कारण होती है, क्योंकि हमें स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए भारत में यमुना नदी में, उदाहरण की बात कर रहे हैं तो भारत के जहाँ यमुना नदी है कानपुर शहर में, यूपी में, चमड़े के परिशोधन में प्रयुक्त जल को प्रभावित किया जाता है। जो वहाँ चमड़े की जो फैक्ट्री है उनमें बेटा जल को प्रयुक्त किया जाता है और वही जल बहकर नदियों में नालियों के माध्यम से पहुँचता है, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी का जल दैनिक जीवन के उपयोग में नहीं हो रहा है, उपयोग लायक नहीं बचा है। जल प्रदूषण के बचाव के उपाय की बात करें तो सभी नगरों में जल और मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए, रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खेती की जाए, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर पुनः उपयोग में लिया जाए। ठीक है बेटा। और 300 जो नदी प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, भारत सरकार ने नमामि गंगे, देखिए भारत सरकार ने 300 से ज़्यादा नदियों को नमामि गंगे परियोजना के तहत स्वच्छ योजनाओं में जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, भारत सरकार ने क्या किया बेटा, 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च, भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है। और 7 जुलाई 2016 को देश भर में एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो गंगा नदी के किनारे शुरू हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, ये जल प्रदूषण हो रहा है। और बेटा जल से बहुत सारी हमें क्या हो रही है, हानियां पहुंच रही हैं, क्योंकि अगर जल ही स्वच्छ नहीं होगा तो हमारा कल कैसे सुरक्षित होगा। क्योंकि जल मनुष्य के प्रत्येक क्षण मतलब कण कण में प्रत्येक काम आता है जल का। ठीक है, ये वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण कैसे फैल रहा है स्टूडेंट? तो देखिए बेटा, ध्वनि जो प्रदूषण फैल रहा है कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि जब हमारे कानों के सुनने की क्षमता से अधिक हो जाती है तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जैसे लाउड स्पीकर हो रहे हैं, माइक हो रहे हैं, प्रचार प्रसार के जो माध्यम हो रहे हैं, इनसे बेटा ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है ना, कि ध्वनि प्रदूषण कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहन सीमा से बाहर सुनने की जो कैपेसिटी है वो बेटा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब ध्वनि प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है कि जब ध्वनि की तीव्रता एवं आवृत्ति कानों के स्तर से अधिक हो जाती है तो उसे शोर की संज्ञा दी जाती है। शोर में मनुष्यों में बेचैनी और अशांति उत्पन्न हो जाने की स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। और ये ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं यातायात के साधनों में ध्वनि विस्तारकों के कारण ध्वनि प्रदूषण एवं गंभीर समस्या बन चुका है। भारत जैसे देश में ध्वनि प्रदूषण अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। ये भी सुन लेना कि भारत जैसे देश में जो ध्वनि प्रदूषण की समस्या है वो अन्य देशों से अधिक है। अब अन्य देशों से अधिक क्यों है? क्योंकि भारत में लाउडली स्पीकर्स का उपयोग किया जाता है। मोटर बाइक की बात करें, कार की बात करें, ट्रकों की बात करें तो आपने देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार के हॉर्न वो लोग बजाते हैं, जिससे बेटा जो हमारे कर्ण हैं, कान हैं, उनके जो सुनने की क्षमता है उससे भी अधिक वो लाउडली वो लोग बजाते हैं। तेज गति में कई बार तो दुर्घटना का भी कारण बन जाते हैं ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं, ट्रक वगैरह में, बसों में। जैसे मान लीजिए कोई 2 पहिया वाहन वाला व्यक्ति जा रहा है और उसके पास आते ही किसी ट्रक वाले ने जोर से हॉर्न बजाया तो
वह विचलित हो जाता है और हड़बड़ाहट में गिर जाता है और वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जिससे क्या फैल रहा है बेटा, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। परिवहन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, लाउड स्पीकरों से फैल रहा है, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से, बड़ी बड़ी मशीनों से, वायुयान एवं जेट विमानों से भी ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है ना। इन सभी का मानव पर प्रतिकूल वास्तविक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है भूमि प्रदूषण। कौन सा आता है बेटा, भूमि प्रदूषण। देखिए कौन सा आता है स्टूडेंट्स, भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना, उसी प्रकार से भूमि प्रदूषण भी बेटा फैल रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उससे भूमि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात मृदा का कटाव हो रहा है, मृदा का ह्रास हो रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उससे भूमि प्रदूषण फैल रहा है। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण भी आप लोग कह सकते हैं। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरकता में कमी आती है और समस्त भूमंडल पर वासित जीवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि कृषि युग जो योग्य भूमि है उसमें लगातार क्या हो रही है, न्यूनता हो रही है। भूमि प्रदूषण को यहाँ आप मृदा प्रदूषण भी कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो, मृदा प्रदूषण भी कह सकते हो कि मिट्टी में मानवीय एवं प्राकृतिक क्रियाओं से जो कमी आ रही है, भूमि का जो ह्रास हो रहा है, यही भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण की समस्या है। कृषि योग्य जो भूमि है उसमें न्यूनतम कमी आती जा रही है, उसकी उर्वरकता में कमी आती जा रही है। इससे होने वाली प्रमुख बीमारियां जो है वो पेचिश है, प्रवाहिका, हैजा, आंखों के रोग तथा तपेदिक प्रमुख है। मृदा प्रदूषण अन्य गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं को भी जन्म देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि न्यूनता की समस्या बढ़ी है कि भूमि की न्यूनता की समस्या भी बेटा साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है ना। तो ये तो प्रदूषण के प्रकार थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार थे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है अम्लीय वर्षा का। कौन सा आता है बेटा, अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है ना। तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 आदि गैस अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो देखिए बेटा अम्लीय वर्षा के बारे में देखेंगे अब हम। अम्लीय वर्षा, देखिए बेटा अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अम्लीय वर्षा है क्या, ठीक है ना। जब कुछ विशिष्ट उद्योगों से उत्पादन क्रिया में वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रिक ऑक्साइड NO जल वाष्प तथा वर्षा के जल में मिलकर धरातल पर प्राप्त होती है, तो यह प्रक्रिया अम्लीय वर्षा कहलाती है। कहते हैं ना कि मानसून की जो पहली वर्षा होती है वो भी अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये सभी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें जो पहली जो वर्षा होती है उसके साथ मतलब आकाश से नीचे भूमि पर गिरती है और इसे ही क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है ना। और यह वर्षा जिसके पानी में, यह जो वर्षा होती है जिसके पानी में यह गैसें मिल जाती है, वो गैस, वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहला रही है। मान लीजिए कि वर्षा हो रही है और वर्षा में NO2, SO2, CO2 ये सभी गैसें मिल जाती है, तो यह क्या कहलाती है, यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो देखिए बेटा कि वस्तुतः विभिन्न उद्योगों के विविध उत्पादन में क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जल वाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। किस में आ जाती है, अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिनके साथ यह गैसें मिल जाती है वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। सामान्यतः वातावरण में
60 डिग्री से 90 डिग्री 60 से 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण, ठीक है ना, 30 से 40% जो वर्षा होती है वो HNO3 के कारण होती है। जैसे इसका एक सूत्र है अम्लीय वर्षा का, ये याद रख लेना है आपको कि अम्लीय वर्षा के 2 कारण लिखिए। तो अम्लीय वर्षा का जो 2 कारण है बेटा, वो पहला है स्वचालित वाहनों तथा कोयला विद्युत संयंत्रों से भारी मात्रा में उत्सर्जित की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड की, स्वचालित जो वाहन है तथा कोयला विद्युत संयंत्रों मशीनों में भारी मात्रा में उत्सर्जन की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड कि मशीनों के माध्यम से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और मशीनों के साथ साथ बेटा जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यही अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। देखिए कि जब कुछ विशिष्ट उद्योगों से उत्पादन क्रिया से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जल वाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है, और वह वर्षा जिसके पानी में यह गैस मिल जाती है वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है कि जब वर्षा में ये गैसें मिल जाती हैं। कौन कौन सी गैसें मिल जाती है? NO2, SO2, CO2, ठीक है बेटा, ये गैसें मिल जाती हैं, तो यह क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होने के जो कारण है, 2 कारण है। मैंने बताया था कि स्वचालित वाहनों तथा कोयला विद्युत संयंत्रों से भारी मात्रा में उत्सर्जित की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, तथा दूसरी जो है वो है जीवाश्म ईंधनों से दहन में उत्सर्जित की जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। आगे देखिए कि 30 नवंबर 2015 को चीन रेड अलर्ट के बारे में बता चुके हैं कि गहरा धुंध कोहरा वहां छा गया था, इसलिए चीन सरकार ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया आवागमन पे, यातायातों पे, ठीक है। हरित गृह के प्रभाव, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हरित गृह के प्रभाव। उससे पहले अम्लीय वर्षा के और भी कुछ उदाहरण हैं, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा, कि अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव है, मिट्टी की उत्पादकता इसमें घट जाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्लीय जो वर्षा का दुष्प्रभाव एक विशेष स्थान तक सीमित नहीं रहता है, और नहीं है SO2 NO2 में उगलने वाला औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों तक सीमित रहता है। यह जो हम बात करें अम्लीय वर्षा की। इसके बाद आते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या आता है बेटा? हरित गृह प्रभाव। तो देखिए हरित गृह प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स कि हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के तापमान में, हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है। हरित गृह प्रभाव क्या हो रहा है? पृथ्वी के तापमान में निरंतर समस्या हो रही है। क्या हो रही है? निरंतर समस्या हो रही है। जो सूर्य से आने वाले तापमान को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है, पर उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता। कि जो हरित गृह प्रभाव है, ये जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, इनसे क्या है कि पृथ्वी पर जो आने वाला तापमान है उसको रोक तो लिया जाता है, परंतु उसको वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता। हरित गृह को ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हरित जो गृह है प्रभाव, इसको ग्रीन हाउस गैस प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है ना, या ग्लास हाउस गैस प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है बेटा, गैस प्रक्रिया भी कहते हैं। कि हरित गृह प्रभाव की हम बात करें कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस पाई, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि शामिल है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तो पहुंचा देती है। ध्यान देना बेटा,
कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तो पहुंचा देती है तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं कि तापमान आ तो जाता है परंतु वह एक मोटा आवरण बना लेता है और मोटा आवरण बना के वह वायुमंडल में क्या हो जाता है बेटा, तापमान को बढ़ा देता है और इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर समस्या उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी के तापमान में निरंतर समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है बेटा, निरंतर समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है। जो सूर्य से आ रहा है, ताप आ रहा है, उसको पृथ्वी पर रोक तो लिया जाता है परंतु उसे वायुमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता है। ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे, एक कांच का एक घर सा बना होता है। ठीक है बेटा, कांच का एक घर सा बना होता है। तो कांच के जो घर बना होता है वो कांच का होता है, किसका होता है, कांच का। अब सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है परंतु इस वायुमंडल से बाहर नहीं निकलता और यह एक मोटी परत बना लेता है। ठीक है बेटा, हरित गृह के प्रभाव के जो कारण हैं वो भी हमें लिखने हैं कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण कौन कौन से। उद्योगों में कोयले तथा पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग, उद्योगों में कोयले तथा पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग। वनों का विनाश किए जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हो रही है वृद्धि। क्या हो रही है कि वनों का विनाश जो किया जा रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वनों में विनाश में वृद्धि हो रही है। लकड़ी, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। फ्रिज तथा AC के प्रयोग से जो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, एक सवाल ये भी पूछ लेता है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रिज और AC से जो पानी निकलता है, जो गैसें निकलती है, उन गैसों के माध्यम से भी पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो बर्फ के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, इसलिए पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत में भी क्षरण हो चुका है, छेद हो चुका है। ठीक है बेटा, तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज तथा AC के प्रयोग से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस की बढ़ती मात्रा। ग्रीन हाउस प्रभाव के भी दुष्परिणाम है कि पिछले 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैसों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हुई तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी सतत रूप से क्या होती जा रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी सतत रूप से धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। फल, फूल, सब्जियां देखा होगा आपने कि बेमौसम के आप ये सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। आजकल बेटा टेक्नोलॉजी से इन सभी चीज़ों को समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं। समस्त विश्व के औसत तापमान में कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कुछ दुष्परिणाम हैं जो निम्न है कि समस्त विश्व के औसत तापमान में वृद्धि अनुभव की जा रही है। सूर्य की तीव्र रोशनी तथा ऑक्सीजन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की वृद्धि पर भी पड़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभावों के प्रभावी होने पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आएगी तथा कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ की हैं समस्याओं से, पर्यावरण की समस्याओं से। ओजोन परत को क्या हो रहा है बेटा, ओजोन परत को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परत को क्या हो रहा है बेटा, खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, ओजोन परत में क्षरण या ओजोन परत में छिद्र समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के, ओजोन परत की बात करें, समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर
ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। जो समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई का जो भाग है, उस भाग को क्या कहते हैं बेटा? ओजोन मंडल कहते हैं। और इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? यह एक तरीके से कवच के रूप में काम करती है। किसके रूप में? ये जो ओजोन गैस है एक तरीके से कवच के रूप में काम करती है बेटा, जो ओजोन गैस है, ठीक है ना। और यह एक ओजोन परत है, उच्च ऊर्जा जीव, उच्चधारी और हानिकारक और पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं या जो घातक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवधारियों की, ठीक है, रक्षा करती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की कमी के कारण, ओजोन परत में ओजोन गैस की कमी के कारण विशाल काय क्षेत्रों में ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्रों को ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। कि ओजोन मंडल में क्या हो चुका है? छेद हो चुके हैं बेटा। क्या हो चुके हैं? छेद हो चुके हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है। और पृथ्वी पर पड़ रहा है तो जीवधारी है, उन सभी जीवधारियों को समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ मनुष्य में भी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो भी डेवलप हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि चर्म रोग जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो वो सभी सीधे, क्योंकि जो धूप है, प्रकाश है, तापमान है, सीधा मनुष्य के अगर स्किन पे आके अटैक करेगा तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास, पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए कुछ किए गए वैश्विक प्रयास है। और वो वैश्विक प्रयास कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास, पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए प्रयास। अब जो किए गए जो प्रयास है वो कौन कौन से हैं बेटा? देखिए, हेडिंग देख लीजिएगा। इसके लिए विश्व स्तर पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए विश्व स्तर पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, जैसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है बेटा, जिनमें स्टॉकहोम सम्मेलन, कौन सा? स्टॉक या स्कॉटहोम सम्मेलन 1970 में स्वीडन में हुआ और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 1970 में स्कॉटहोम में एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन में। कहाँ पर? स्कॉटहोम, स्वीडन में। उसके बाद 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन जो दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। तो ये सभी दिवस भी आपको याद रखने हैं। फिर कोकायाग घोषणा 1974 में, विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1979 में, वियना जो सम्मेलन था 1985 में हुआ था बेटा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में, ध्यान देना, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित नासा दुआ शहर में सन 2007 में IPCC का, ठीक है ना, जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र पचौरी को नियुक्त किया गया था। हमारा दूसरा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। ये सभी बेटा आपको ध्यान रखने हैं। और जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफ्रोम आदि हेलोजोनिक गैसों व ओजोन परत अपक्षय हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। ये अपक्षय हेतु क्या मानी जाती है? उत्तरदायी मानी जाती है। पर्यावरण एवं पृथ्वी की रक्षा के लिए भी कुछ वैश्विक प्रयास किए गए हैं कि पर्यावरण उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग है जो मानव के जीवन और विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख रहे हैं बेटा, तो हमें ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। बाकी सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस चैप्टर
को किताब के माध्यम से पढ़ें। ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर को यहाँ विस्तार से नहीं समझाया गया है। नोट्स में आपको सब कुछ विस्तार से बताया गया है और आप नोट्स में अच्छे से इनको देख सकते हो। ये पूछता है, पहला जो क्वेश्चन होता है कि अम्लीय जल या वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान जो होता है बेटा वो होता है 5 से 2.5। कितना होता है? 5 से 2.5। अम्लीय वर्षा का जो सूत्र होता है कौन सा होता है? अम्लीय वर्षा का सूत्र, देखिए ये कुछ साइंस की बातें हैं, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं। अम्लीय वर्षा का जो सूत्र होगा वो होगा H2SO4। क्या होगा बेटा? H2SO4। किसका सूत्र होगा ये? अम्लीय वर्षा का सूत्र होगा। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। सीधी सी बात है, ओजोन गैस पाई जाती है और ओजोन परत में क्या हो चुके हैं? ओजोन परत में छिद्र हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बेटा मॉन्ट्रियल समझौता है वो किस शहर में आयोजित किया गया था? वो किया गया था बेटा ओजोन, किस पर बल दिया गया था? ओजोन परत पर बल दिया गया था मॉन्ट्रियल समझौते में। कि मॉन्ट्रियल समझौते में, मॉन्ट्रियल समझौते में मॉन्ट्रियल समझौते में ओजोन परत पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? ओजोन परत पर। और पराबैंगनी किरणों से जो हमारी रक्षा है कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल करता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का जो आयोजन हुआ था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। क्योटो शहर किस देश में स्थित है? क्वेश्चन पूछता है क्योटो शहर जापान में स्थित है। सबसे गर्म दशक किस दशक को घोषित किया गया? 2001 से 2010 तक को। नासा दुआ में आईपीसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नासा दुआ में आईपीसीसी का अध्यक्ष, नासा दुआ में, नोट कर लेना ये सभी चीजें, आईपीसीसी का अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी जी को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी को, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये? 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हुआ था। द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। कि द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। हरित कोष का निर्माण किस सम्मेलन में किया गया था? हरित कोष का निर्माण मैक्सिको शिखर सम्मेलन में किया गया था। और इसी के साथ प्यारे बच्चों आपके ज्योग्राफी का खंड 1 या खंड ए कंप्लीट होता है। 12 लेसन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। कंप्लीट विद नोट्स आपके ये है, वीडियो और नोट्स समेत ये कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी कोई समस्या लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, पढ़िए। और पॉलिटिकल में भी आपका 50% कोर्स, दोनों विषयों में 50% कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से हम कर चुके हैं। धीरे धीरे शुरुआत है, और भी बेटा डेवलप होगा ऑनलाइन क्षेत्र में, ठीक है। बच्चे कुछ समस्या है तो आप लोग कभी भी कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि आप लोगों को इस विषय में यह समस्या आ रही है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।